नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज के तहत हम ऑलरेडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे 3 वीडियोस बना चुके हैं। आज ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आखिरी वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे उन डीपीएसपीस की जो कि लिबरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, और साथ ही में जानेंगे कि सरकार इन प्रिंसिपल्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करती है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा एंड काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड अपॉन आर्टिकल्स, जो कि काफी समय से न्यूज में बना रहा है और आगे भी आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि ये दोबारा न्यूज में आएगा। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसमें सरकार को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जैसे ही परिस्थितियां अलाउ करें, सरकार को ये एंडेवर करना होगा, सरकार को कदम उठाना होगा कि सरकार सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसकी वजह क्या है, क्यों इसे लाने की बात की जा रही है? देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स हमें देखने को मिलती हैं। अब अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। अगर मैं हिंदू हूं तो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, इन सभी मुद्दों से जुड़े हुए अलग पर्सनल लॉज हैं। मुस्लिम्स के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं। ऐसे में होता यह है कि हालांकि हम आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, हालांकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट इन पर्सनल लॉज में कहीं ना कहीं वो मुद्दे खो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये जो पर्सनल लॉज हैं, ये सब में इक्वालिटी आने से कहीं ना कहीं रोकते हैं। ऐसे में ट्रू फॉर्म में इक्वालिटी लाने के लिए, सोशल जस्टिस को लाने के लिए पर्सनल लॉज को एक समान बनाने की बात की गई है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड मीन अ कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। जैसे मैंने आपको बताया, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो गोवा, टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, जो कि इनिशियली ये जो पोर्चुगीज कंट्रोल में थी, इन सभी टेरिटरीज में हमें देखने को मिलता है कि यूसीसी लागू होता है। यहाँ पे पोर्चुगीज सिविल कोड, जो कि 156 ईयर ओल्ड कोड है, जो कि 647 पेजेस का कोड है और जो कि लिस्बन में बनाया गया था, वो आज भी लागू होता है। सो गोवा इज द ओनली स्टेट एज ऑफ नाउ जिसमें हमें देखने को मिलता है कि यूसीसी ऑलरेडी लगा हुआ है। रिसेंटली हमें देखने को मिला था कि उत्तराखंड में भी कोशिश की जा रही है, कमेटी बनाई गई थी एंड यूसीसी वहां पे भी लाने की कोशिश की जा रही है। अब वो कैसे लाया जाएगा, कहां पे वो सफल होगा या कैसे उसमें चीजें आएंगी, वो अभी देखने की बात है। कोशिश ये भी है कि नेशनल लेवल पे यूसीसी को लाया जाए। क्यों? देखिए, सिर्फ गोवा में लगा हुआ है, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जुडिशरी की तरफ से भी जो पर्सनल लॉज हैं, जो कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज हैं, उनकी जो कमियां हैं उन्हें उजागर किया गया है। उनकी कमियों पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट्स भी दी हैं एंड उनको दूर करके एंड सिंगल यूसीसी कोड लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से सरकार को हिदायत दी है। 2 जजमेंट्स का मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले हमें 1995 की सरला मुदगल केस की जजमेंट देखने को मिलती है। अब हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंट फिनोमिना हो चुका है, जहां पर एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति, जैसे हम हिंदू की अगर हम बात करें, एक हिंदू व्यक्ति, क्योंकि हिंदुइज्म में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, मोनोगैमी अलाउड है, तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि केवल और केवल दूसरी शादी करने के लिए कई सारे हिंदूज जो हैं वो हिंदुइज्म से मुस्लिम धर्म में चले जाते हैं, इस्लाम में चले जाते हैं। एंड क्योंकि इस्लाम में पॉलीगैमी अलाउड है, तो उस प्रोविजन का फायदा उठाने के लिए वो धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे सभी मामलों पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगाई थी सरला मुदगल की इस जजमेंट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कन्वर्ट्स टू इस्लाम for the purpose of contracting a second marriage without divorcing his first wife continues to be bound by the provisions of Hindu Marriage Act and it will not be a right way, it will be an invalid marriage. So ये एक पहला हमें देखने को मिलता है कि पहला कारण कि क्यों हमें यूसीसी लाने की जरूरत है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट या इक्वालिटी की बात करते हैं, वो ट्रू सेंस में तब तक नहीं आ सकती जब तक पर्सनल लॉज हमारे चलते रहेंगे। क्योंकि लेट्स से ट्रिपल तलाक जैसा एक इशू है,
इस्लाम में उसे अलाउ किया गया है, हिंदुइज्म में नहीं अलाउ किया गया है। सो हिंदुइज्म में महिलाओं को उसका बेनिफिट मिला हुआ है कि वो इस तरह की रिग्रेस प्रैक्टिसेस से उन्हें नहीं गुजरना पड़ता। वहीं पे इस्लाम में हमें देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें ट्रिपल तलाक जैसी प्रॉब्लम्स का इशू फेस करना पड़ता था। बट ऑफ कोर्स इस जजमेंट के बाद ये घटनाएं कम हुई हैं, खत्म अभी भी नहीं हुई हैं। सो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इन सभी जजमेंट्स में बार बार ये कहा है कि यूसीसी लाने की जरूरत है। अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 45, प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। अब देखिए आर्टिकल 45 जो है ओरिजिनली ऐसा नहीं था। आर्टिकल 45 को 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें ये वर्ड लाए गए। ओरिजिनली इसमें कहा गया था कि टिल द एज ऑफ 14 सरकार को ये कोशिश करना होगा कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले। लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया आर्टिकल 21A में। अब उसमें क्या है कि 6 to 14 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें सरकार को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो उनका क्या होगा, जो जीरो से यानी कि जब से पैदा होता है बच्चा और 6 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचता, उनको क्या करना होगा, उनके लिए क्या कदम उठाने होंगे, उसके लिए आर्टिकल 45 में फिर प्रोविजन लाया गया। इसमें क्या कहा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करने के लिए कदम उठाने हैं एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। यही लिखा है, कहता जी द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। अब इसमें देखिए जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। इसमें सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन करने की कोशिश की है फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू 6 ईयर्स। और दूसरा है, हमें ICDS का एक प्रोग्राम देखने को मिलता है, काफी फेमस प्रोग्राम है, जहां पे बच्चों की होलसम केयर की जाती है, इंक्लूडिंग देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड चाइल्डहुड एजुकेशन। इसका डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है वो है आंगनवाड़ी केंद्र। तो आंगनवाड़ी केंद्र जो है, आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं, वहां पे बच्चों को ना केवल एक क्रच की फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि ना केवल उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, बल्कि उनको जो हेल्थ सप्लीमेंट्स चाहिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए, वो भी वहां पे ही उन्हीं सेंटर्स में दिए जाते हैं। सो ICDS को इंप्लीमेंट करने का वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल एंड फेमस तरीका जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। सो ये सारी पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू आर्टिकल 45 में दिए गए प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जाता है। 48A, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अब देखिए 3 चीजें आ गई, एनवायरनमेंट जो कि एक ब्रॉडर टर्म है, फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो कि एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। अब हम सब जानते हैं सरकार नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे हर तरीके से कदम उठा रही है। जैसे कि अगर मैं लेजिस्लेशन की बात करूं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आ गया, इसी तरह से एयर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारे कानून बनाए गए। इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी बनाए गए हैं टू इंप्लीमेंट दीज लॉज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बनाया गया। इसी तरह से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब बनाए गए। एंड ये जो मैकेनिज्म ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट लाया गया कि कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाई जाती है, कोई भी अगर प्रोजेक्ट लाया जाता है, सबसे पहले हमें ये इंपैक्ट असेसमेंट देखना होगा कि उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होगा। अगर ये इसमें पास हो जाता है, EIA में पास हो जाता है प्रोजेक्ट, तभी उसे मिनिस्ट्री की तरफ से हरी झंडी मिलती है। सो ये सारे कदम इसी आर्टिकल को इंप्लीमेंट करते हुए उठाए गए हैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है, इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट declared by under any law made by the parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट या कोई भी ऐसा प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट है जिसे सरकार ने नेशनल इंपॉर्टेंस का हिस्टोरिक प्लेस या मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया हो, उसको आपको इन सभी चीजों से बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, तोड़फोड़ से, डिस्ट्रक्शन से, रिमूवल से, एक्सपोर्ट एटसेट्रा से। अब ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक कानून आया था 1958 में, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। आपने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो पावर्स मिली हुई हैं वो इसी एक्ट के तहत मिली हुई हैं, टू मेंटेन and preserve the protection, I mean heritages of national importance।
इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है हमारी जो सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री है, वो और ASI मिलकर कुछ प्लेसेस को या मॉन्यूमेंट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित करते हैं। जिन्हें भी नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट में घोषित कर दिया जाता है उन्हें फिर ये जो एक्ट है उसके तहत प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी कोऑपरेशन चलती है। फॉर एग्जांपल, आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन का हेरिटेज कन्वेंशन का नाम सुना होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे देश में घोषित की गई हैं एंड उन्हें भी केवल नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोटेक्शन मिलती है। यूनेस्को इस चीज का ध्यान रखता है कि जिन साइट्स को बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, क्या सरकार उसे प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं। सो ये भी अपने आप में एक मैकेनिज्म है जो कि आर्टिकल 49 को इंप्लीमेंट करता है। आर्टिकल 50 कहता है जी, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। अब देखिए, 3 बॉडीज हैं हमारी डेमोक्रेसी की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को ये इंश्योर करने को कहा गया है कि इनको कंप्लीटली सेपरेट रखा जाए। ऐसा क्यों? देखिए, कुछ तो हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं। हिस्टोरिकल रीजन हमें ये देखने को मिलता है कि जब ब्रिटिशर्स के समय में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करता था, वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने खिलाफ आने वाले केसेस के ऊपर जजमेंट्स भी दिया करता था। सो बेसिकली ही वाज प्लेइंग डुअल रोल्स, जजमेंट भी दे देते थे एंड वो एग्जीक्यूटिव का काम भी करते थे। सिंपल सी बात है कि यू कांट बी जज इन योर ओन कॉज, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि सिंपली वायलेट हो रहा था। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि भाई जो जजेस हैं और जो एग्जीक्यूटिव हैं ये अलग अलग रहें, ये आर्टिकल 50 में रखा गया। अब इसको किस तरह से हम इंश्योर करते हैं? सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें। अगर हायर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट की मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट्स या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनमें जो भी जजेस को अपॉइंट किया जाता है कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। एंड ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसमें किसी और की से नहीं है, इसमें जजेस ही उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि वो जज बने। फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। यस, इट इज ट्रू कि प्रेसिडेंट उसमें कुछ लोगों के नाम को रिजेक्ट भी कर देते हैं या वापस भी भेज देते हैं, बट देन अगेन देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म कि अगर कोलिजियम वापस फिर उस नाम को रिकमेंड करते हैं तो प्रेसिडेंट उससे साइन करते हैं। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हम सब जानते हैं कि इट इज वेरी टफ टू इम्पीच एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एंड क्यों इसे टफ बनाया गया है? ताकि इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा कोई अनड्यू प्रेशर ना आ सके। तीसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम सब जानते हैं कि जो सैलरीज या पेंशन या फिर अदर एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज किए जाते हैं। एंड दीज आर चार्ज फंड्स, दीज आर नॉट वोटेड अपॉन, दीज आर कट ऑटोमेटिकली, राइट। सो इसमें लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है कि लेजिस्लेचर वोट करेगी तभी इन्हें सैलरी या पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। दीज आर फंड्स चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड्स, राइट। फिर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन में भी हमें देखने को मिलता है कि जो भी हमारे लोअर कोर्ट्स हैं दे कम अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट्स। एंड हाई कोर्ट्स उनमें ये तय करते हैं कि क्या क्या पोजीशंस होंगी, कैसे भरी जाएंगी, वो सारी चीजें, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट्स के पास काफी सारी पावर दी गई। सो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जाए। आर्टिकल 51 कहता है जी, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद द नेशन बिटवीन नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, treaty obligations in the dealing of organized people with one another, and encourage settlement of international disputes by arbitration. तो स्टेट को ये सारे कदम उठाने के लिए कहा गया है सो दैट हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ वो फ्रेंडली रहें, वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस रहें। एंड कहीं पे भी ऐसा ना होना चाहिए कि स्टेट की कुछ गलती की वजह से एक देश के साथ हमारा कोई संबंध बिगड़े। तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए अगेन हमें देखने को मिलता है कि हम डिप्लोमेसी एंड बायलैटरल रिलेशंस पे रिलाई करते हैं। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, WTO, सार्क हो गया, ये सारे मैकेनिज्म्स को यूज किया जाता है। एंड इसी तरह से कंप्लायंस की जाती है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स के साथ। तो ये सारे कदम उठाए जाते हैं आर्टिकल 51 को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जो कि लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स से आधारित हैं या उनसे प्रेरित हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी गांधीयन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर चुके हैं एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी भी नहीं देखी हैं, आप मेरे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा।
अगले सेशन में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।